गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम जिस क्रम में चल रहे हैं, अभी हमने पिछली वीडियो में ऑप्शन जितने क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 6 नवंबर 2025 को हुआ और उसका ऑप्शनल का कंप्लीट सलूशन हम लोग कर चुके हैं। आइए करते हैं अगला। और मुझे ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अब मेहनत में लग गए होंगे, क्योंकि इस नवंबर माह में परीक्षा हो रही है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया और दिसंबर 1 महीने का पढ़ने का चांस है। इसके बाद जनवरी में प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे और फरवरी में मेन एग्ज़ाम हो जाएंगे, मतलब वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। इसलिए आप जी जान लगा के तैयारी करें और बेहतर परिणाम 100% परिणाम के हिसाब से चलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब ये ऑप्शनल के बाद, ऑप्शनल हो गया, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द वाक्य में उत्तर, इतने तक हो गया है। अब प्रश्न क्रमांक 6 से हम लोग फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में पहला नंबर है, वही हम लेके चल रहे हैं आपका एग्जाम पेपर। तो पहला नंबर क्या है? 6वां नंबर। प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं कि 156 किससे कटेगा। सम संख्या है 6, तो सम संख्या से ही कटेगा। तो ये 2 से काटते हैं, तो 2 सत्ते 14 हो जाता है। तो 7 यहाँ रखेंगे, एक बच गए यहाँ रखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब फिर से सम संख्या है तो सम से ही कटेगा। 2 3 6, 1 तो 2 9 18। और ये अब किससे कटेगा? 3 से, तो 3 से कट जाएगा। विषम आ गया है तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब ये 13 जो है तो किसी से कटता नहीं, तो 13 स्वयं से कटेगा 13 से। अब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 156 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13। अब अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, 2 2 बार है तो इसकी घात में 2 लिखेंगे, बाकी 3 लिखेंगे और 13 लिखेंगे। ये कंप्लीट आंसर इसका होगा। चलिए 6 के अथवा में चलते हैं और हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। 6 के अथवा में, 6 का और अथवा, 6 का अथवा में चलेंगे आप। तो अथवा वाला प्रश्न क्या कहता है कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालिए। तो चलिए 6 का अलग से गुणनखंड करेंगे और 20 का अलग से गुणनखंड करेंगे। देखते हैं। तो 6 का HCF मतलब अलग अलग गुणनखंड करेंगे तभी तो बन पाएगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा ये, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब 20 जीरो है, सम संख्या से कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 0 उतर आया, मतलब 2 दाहम 20। फिर 2, अब 0 है, 2 से ही कट जाएगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 एकम 5 हो जाएगा। ये गुणनखंड इसका हो जाएगा। तो 20 को क्या लिखेंगे? 20 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब HCF का मतलब क्या है? जो सब में कॉमन हो, जो संख्याएं सब में कॉमन होंगी उसी को हम क्या कहेंगे? HCF कहेंगे। तो ये हो जाएगा दोनों में 2 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF किसका किसका? 6 का और 20 का HCF निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। यही कंप्लीट आंसर होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर तक हो गया। अब 7वें नंबर को देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, योगफल और गुणनफल ये दिया है। तो योगफल दिया है, 7 नंबर देख रहे हैं। शून्यकों का योगफल,
जो दिया है वही हम लिख रहे हैं, शून्यकों का योगफल। योगफल को किससे डिनोट करते हैं, शून्य है अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -3, ये -3 हो जाएगा। और फिर है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल लिखा है अल्फा गुणा बीटा होता है, तो ये होता है कितना, इसका मान दिया है 2। तो द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र हम बताएंगे, वही वर्ग समीकरण से हमने उठाया उसको। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, ये क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा x लिख लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस x लिख लेंगे और प्लस मूलों का गुणनफल होता है, तो अल्फा गुणा बीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे x² ही रहेगा, माइनस ये होगा, और मूलों का सॉरी मूल बोल दिए, शून्यक चाहिए, तो शून्यकों का योगफल का मान है -3, तो अंदर अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, x ये रहेगा प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है, अल्फा गुणा बीटा का मान है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम बना लेंगे x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो अब 7 का अथवा देखेंगे, अब लगातार हम लोग करते चलेंगे, टाइम नहीं लेंगे। 7 का अथवा आप देख लेंगे। 7 के अथवा में क्या लिखा हुआ है, 7 के अथवा में लिखा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। दिया हुआ द्विघात बहुपद इस तरह से है, द्विघात बहुपद ये है x² प्लस 7x प्लस 10। इसको मैं पिछली वीडियो में दिखाया भी था, बताया भी था, लेकिन अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये एम्प्लॉयज लग गया तो मिटा लेंगे। तो द्विघात बहुपद जो है, इसके शून्यक जो समीकरण होता है, द्विघात बहुपद में शून्यक हमको निकालना है। तो शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे, तो यहाँ 1 है तो 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 ही आएगा, और 7 है तो कोई दो नंबर से ढूंढेंगे कि गुणा कर दें तो 10 आ जाए, गुणा कर दें तो 10 आ जाए, और जोड़ दें मतलब प्लस यहाँ पे है तो जोड़ेंगे ही। इस सिंबल से समझ में आता है कि हम क्या करेंगे, माइनस होता है तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो इस तरह से हम बनाएंगे क्या, x² प्लस 7 को लिख देंगे, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको लिख देंगे 5 प्लस 2, और x बाहर लिख देंगे प्लस 10। 10 को हम 5 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अगले स्टेप में लिखते हैं x², ये प्लस का और इस x का अंदर गुणा होगा तो प्लस प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5x हो जाएगा, और 2 में x का होगा तो 2x हो जाएगा, और 10 को लिखेंगे 5 गुणा 2 लिखे देते हैं तो कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ x 2 ठो है तो इसको गुणा करके 2 ठो x लिख लेते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 5 गुणा 2 ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है, जो दोनों में वही कॉमन होता है, तो x यहाँ है तो 1 ठो x बच जाएगा, प्लस 5 है प्लस 5 हो जाएगा, प्लस इस दोनों में 2 कॉमन है तो 2 निकाल लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस 5 बच जाएगा, दोनों बाहर हो गए। अब देखेंगे कि x प्लस 5 फिर से कॉमन है, तो x प्लस 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 फिर से हो जाएगा। अब शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए हम इनके इक्वल में गुणनखंडों को, शून्यकों के लिए गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, इसमें भी हो जाएगा।
अब आगे हम क्या करेंगे ये देखते रहना है, हम लोग अनवरत रूप से जब करेंगे तभी ये पेपर हो पाएगा। शून्य का हो जाएगा ये x प्लस 5 था, तो x 5 अब जाएगा दाहिने तरफ, तो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और क्या होगा x प्लस 2 था उधर जाएगा दाहिने तरफ तो -2 हो जाएगा। इस तरह से ये होगा। तो शून्य क्या हो गए, दिए गए बहुपद के शून्य कौन कौन हो जाएंगे, दिए गए बहुपद के शून्य क्या क्या होंगे, बहुपद के शून्य होंगे x बराबर कितना, 1 - 2 और 1 - 5। इस तरह से ये आंसर 7वें का हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अब प्रश्न नंबर 8 में रैखिक समीकरण बनाना है। तो 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो हम पेंसिल और कलम का मूल्य मानेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेते हैं, और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं 22 रुपये। तो हम ज़्यादा डीप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप वैसे भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इतना तो समझेंगे। प्रश्नानुसार हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार हम क्या देखते हैं कि हम जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार करेंगे। लिखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 गुणे पेंसिल का मान x है, प्लस 7 गुणे कलम का मान 22 है। कितना रुपए हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो कितने रुपए का आता है, 50 रुपए का। ये समीकरण 1 है, समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तो यही फिर से देखेंगे कि क्या क्या शर्त लिखी हुई है। तो पहले शर्त, दूसरी शर्त है 7 पेंसिल और 5 कलम। तो 7 गुणे पेंसिल, तो पेंसिल का मान क्या है, x माने हैं, प्लस 7 गुणे 5 गुणा कलम, 5 कलम है तो कलम हो जाएगा 22, तो इतना हो जाएगा 50 रुपये। वो सॉरी ये 46 रुपये लिखा हुआ, 46 रुपये। तो ये हो जाएगा कितना, अब ये क्वेश्चन नंबर 2, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि रैखिक समीकरण को बनाइए। चलिए हम 8 का अथवा करेंगे। 8 नंबर का अथवा, ये हो जाएगा 8 नंबर का अथवा। तो 8 नंबर के अथवा में देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। 2 समीकरण दिए हुए हैं, रैखिक समीकरण। तो हम लिख लेंगे दिए हुए रैखिक समीकरण, ये समीकरण युग्म है, युग्म माने जोड़ा दोनों। तो पहला समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर में कितना है, 5 है। और दूसरा समीकरण क्या है, वह दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में कितना है, 7। लेकिन इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में होता है। मतलब बराबर के बाएं साइड सभी रहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस 2y प्लस 5 इधर जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -5 बराबर 0 हो जाएगा, पहला समीकरण। और दूसरा ही हो जाएगा 2x माइनस 3y और -7 बराबर 0, ये हो जाएगा। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब एक लाइन लिखेंगे जो मानक स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 चरों का रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम लिख देंगे कि मानक समीकरणों से तुलना। आप जानते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम उस हिसाब से आपको मुख से बता दे रहे हैं, आप समझते हैं
उन चीज़ों को लिख भी सकते हैं। तो मानक समीकरण से तुलना हम लिख देते हैं। मानक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y और प्लस c1। मानक समीकरणों से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा कितना? 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा? 5, सॉरी -5 है यहाँ पे। और इसी प्रकार a2 का मान कितना हो जाएगा? 2, यहाँ है x का गुणांक। अब b2 का मान कितना हो जाएगा? -3, ये हो जाएगा y का गुणांक। और c2 का मान हो जाएगा कितना? -7। तो अब हम चेक करेंगे, संगत असंगत चेक करना है। 8 का अथवा ही हम लोग कर रहे हैं अभी। तो संगत की शर्त क्या होती है? अद्वितीय हो जाए, दोनों समीकरणों का हल अद्वितीय हो जाए, या फिर अनंततः अनेक हल हो जाए, तभी वो क्या कहलाता है? संगत। अब कोई भी हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो हम देखेंगे, पहले देखते हैं a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 देखते हैं, a1 का मान कितना है? 3 है और a2 का मान 2 है। फिर b1/b2 फिर निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं। तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3। हम देखते हैं यहीं पर a1/a2 b1/b2 दोनों की वैल्यू समान नहीं आ रही है। हम चेक करते चलेंगे कि यदि बराबर आता है तो c1/c2 भी निकालेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि a1/a2 और प्लस b1/b2 दोनों का मान सही बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए हम लिखेंगे, चूँकि 3/2 बराबर नहीं है इसके, 2/-3 के बराबर नहीं है, अर्थात क्या है? a1/a2 भी बराबर नहीं है b1/b2 के। तो क्या है? समीकरण क्या है? समीकरण का हल, समीकरण का हल अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। इसलिए क्या होगा? इसलिए समीकरण क्या है? समीकरण संगत है। क्या है? समीकरण कितने क्या हैं? संगत हैं। इस तरह से 8वें नंबर का हल हो जाएगा। 8 का अथवा है। अब चलेंगे प्रश्न क्रमांक 9 में। और प्रश्न क्रमांक 9 को हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद हम आपको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, ये हम मानते हैं, और आप भी समझदार हैं। तो चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं? प्रश्न नंबर 9 को हम देखेंगे। और चलिए देखते हैं। तो 10 देखते हैं, 10 और 250। तो 4 के गुणा में कौन कौन आता है? 10 तो आता नहीं, 11 आता नहीं, 12 आएगा। 10 तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 के गुणज में 16 आएगा। 4 के गुणज में 20 आएगा। 4 के गुणज में 24 आएगा। और इस तरह से अब 250 के पहले कौन 4 में 4 का भाग जाएगा? हम देखते हैं कि 250 है, 249 में भाग नहीं जाएगा। 248 में 4 का भाग जाएगा। ये आप भाग लगा के देखेंगे कि गुणा में आता है कि नहीं। गुणा में वही आएगा जिसका भाग जाएगा। तो 4 6 24 हो जाएगा और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। अब देखेंगे कि प्रथम पद क्या हो जाएगा। प्रथम पद a = 12 हो जाएगा। सार्वांतर चाहिए तो सार्वांतर हो जाएगा d हो जाएगा। दूसरा में पहले पद घटाएंगे, 16 - 12। सब में देखेंगे a2 - a1 होता है।
तो 16 में 12 घटाएंगे तो 4, यानी डी का मान 4 है। और लास्ट टर्म an लिखा है, an की वैल्यू कितनी, चाहे l कहो चाहे n कहो, an कहें, बात एक ही है। तो 248 ये है। अब हमको क्या निकालना है, nवां पद से हम निकालते हैं। तो हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है nवां पद। nवां पद an की वैल्यू हमारे पास 248 है, और ये है a की वैल्यू कितनी है, 12 है, ये 12 लिखेंगे। और n माइनस 1, n की वैल्यू हमें नहीं है, n की ही तो निकालना है। फिर क्या दिया है, n माइनस 1 और d चाहिए हमारे पास 4 है, तो गुणा 4 करेंगे। अब क्या करते हैं, 12 प्लस में है, उधर ले जाते हैं, 48 माइनस 12 कर देंगे, 248 माइनस 12 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, गुणा 4 बच जाएगा। 248 में 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 236, मतलब 46, 48 में 2 कम हो गए तो 46, और 46 में 10 कम होगा तो 36, मतलब 236 ये हो जाएगा बराबर। अब ये देख रहे हैं कि 4 गुणा में है, तो 4 को हम ले चलते हैं भाग में, और n माइनस 1 ये रहेगा, n माइनस 1 यहाँ रहेगा, n माइनस 1 रहा आएगा। 4 में भाग लगाएंगे, भाग लगाते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और यहाँ से 3 बच रहा है, तो 6 के बगल में लिखेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 4 नहीं है 36 ये होता है। माइनस 1 इसमें है, इधर ले जाएंगे तो प्लस 1 कर देते हैं, और n भर बचा रहेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 59 में 1 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगी, मतलब कितने हो गए, n बराबर 60। तो कितना बोला था कि 4 के गुणज कितने हैं, तो लिखेंगे अर्थात 4 के 60 गुणज हैं। क्या हैं, 4 के 60 गुणज हैं। इस तरह से हम करें। चलिए अब देखते हैं 9 का अथवा। 9 का क्या देखेंगे, अथवा देखेंगे। 9 का अथवा क्या लिखता है कि 3, 8, 13, 18, इसमें भी श्रेणी दी है, तो कौन सा पद 78 है, क्या है, कौन सा पद 78 है। तो हम इसको भी ज्ञात करते हैं। तो दी हुई श्रेणी लिख लेंगे, दी हुई श्रेणी क्या दी हुई है, ये है 3, 8, 13, 18, और कितना है, पद बोल रहा है कि 78 कौन सा है। तो हम इसको देखते हैं, करते हैं, है ना। जैसे ही, क्योंकि कोशिश आप करेंगे, चाहो तो आप भी कोशिश कर सकते हो, और हम बता रहे हैं तो होमवर्क के लिए नहीं छोड़ सकते, है श्रेणी के हिसाब से ही सेम है, लेकिन आप करें तो ही बेस्ट है। तो यह प्रश्न जो है तो सेम 9 का मेन है, यही प्रश्न के अकॉर्डिंग ये लगेगा। तो कौन सा पद 78 है, तो अंतिम जो ये पद 78 पूछ रहा है, तो हम क्या मानेंगे, कुछ निकाल देते हैं। इसके लिए आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसका हो जाएगा, प्रथम पद a इक्वल टू 3 हो जाएगा। सार्वांतर देखेंगे तो सार्वांतर कितना हो जाएगा, d, 8 में 3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5। सार्वांतर d 5 हो जाएगा। और हम मान लेते हैं, माना कि an जो 78 दिया है, तो nवां पद 78 है। अब हमको कुछ नहीं करना है, nवें पद का सूत्र लगाना है, सेम यही फार्मूला लगाना है। सबकी वैल्यू दी हुई है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा हम लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा 16, इसका आंसर 16 आएगा। आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा एकदम सेम, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए 10 नंबर में चलते हैं। तो 10 नंबर क्या है, 10 नंबर प्रश्न है, एक श्रेणी दी हुई है, प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। ये भी सेम सामान्य है, लेकिन हम देख लेते हैं।
श्रेणी, दी हुई श्रेणी क्या है, 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। तो इसके लिए प्रथम पद हम देखेंगे, तो प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं, अभी देख ही रहे हैं आप, तो 3 हो जाएगा। और सार्वांतर देखेंगे तो सार्वांतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा ये है a1 ये a2 माइनस a1 होता है, आप जानते हैं। तो a2 का मान 1 है और a1 का मान है 3 और सूत्र का माइनस, 1 में 3 घटाएंगे तो -2। फिर देखेंगे यहाँ -1 में 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो डी मिला के -2, यही आंसर होगा। अब चलते हैं 10वें का अथवा में, प्रश्न नंबर 10 का अथवा। 10 का अथवा हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। 10 का अथवा हम देख लेते हैं। तो श्रेणी दी हुई है, आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा, और कोई सवाल कोई प्रश्न कठिन नहीं होता है, उसके बारे में सोचना भर आवश्यक है कि उस दिशा में हम सोचें। हमको निकालना है S10 पदों तक योग निकालना है, 10 पदों तक योग निकालना है, S10 हमको निकालना है। तो S10 के लिए हमको क्या चाहिए, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्रथम पद है और सार्वांतर D, 7 में 2 निकालेंगे तो 5 आएगा, 12 में 7 निकालेंगे तो भी 5 आएगा, मतलब 7 - 2 करें तो 5 आएगा। सार्वांतर कितना होगा, D मतलब 5 आएगा। और Sn होता है हमारे पास, मतलब क्या है n, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 दिया हुआ है, तो हमको S10 की वैल्यू निकालना है। तो देख लेते हैं S10 की वैल्यू हमें याद करेंगे। चलिए, Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, आप भी जानते हैं। तो n की जगह पे हम 10 रखेंगे, n की जगह पे 10 रखेंगे, ये बटे 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2, a की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस n की जगह पे 10 रखेंगे, 10 में 1 10 - 1 कर लेंगे, d है तो d की वैल्यू कितनी है, 7 में 2 घटाएं 5 आया है, d की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस तरह से ये है। अब S10 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 2 पंचे हो जाएगा, ये पंचे 2 पंचे 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 10 में 1 निकाल देंगे तो 9 होगा, 9 गुणे 5 हो जाएगा तो 9 5 45 हो जाएगा, ये होगा। और जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं, S10 की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, S10 निकालेंगे तो 45 4 49 हो जाएगा, 9 5 45, 45 4 49, तो 5 गुणे 49 हो जाएगा। 5 में 49 का गुणा करेंगे, आप करके देख लेंगे, 5 9 45 होगा, और 5 को 20 4 24, इस तरह से 245 ये आंसर आ जाएगा आपका, इस तरह से 245 आ जाएगा। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 लिखा गया, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सामान्य क्या कहता है कि 2 भिन्न भिन्न समरूप आकृतियों के उदाहरण। समरूप का मतलब होता है कि रूप ही समान हो। समरूप का मतलब क्या होता है, रूप समान हो लेकिन माप बराबर ना हो, है ना। तो हम देखेंगे समरूप, जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ये होगा, और एक और त्रिभुज बनाते हैं वही समद्विबाहु। तो आप देखेंगे कि रूप तो समान है ना, लेकिन आकृति समान नहीं, इसका माप समान नहीं है। यदि मान लीजिए हम इसको PQR लिखें, इसको ABC लिखें, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल PQR, मतलब त्रिभुज PQR समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के, मतलब रूप समान होना चाहिए। और दूसरा हम
पहली आकृति इसकी ये बना दी है। दूसरी आकृति के लिए हम चतुर्भुज ले लेते हैं। एक वर्ग टाइप है ये, थोड़ा देखेंगे सीधा थोड़ा टेढ़ा हुआ है, आप सीधा बनाएंगे। PQRS ये चतुर्भुज हो जाए और हम लिख दें दूसरा एक ठो और, ये चतुर्भुज हो जाए। आयत आयत ही हैं दोनों, लेकिन इसकी माप थोड़ी बड़ी है। ABCD ये हो जाए तो हम देखेंगे कि ये समरूप होंगे, रूप समान होगा, लेकिन इसकी माप बराबर नहीं होगी। तो यदि इसको लिखें तो चतुर्भुज PQRS ये होगा, समरूप होगा चतुर्भुज ABCD के। इस तरह से 11 नंबर का भी सही और व्यवस्थित हुआ। 11 नंबर का एक और प्रश्न है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो अच्छा भी नहीं होता। तो 11 नंबर का अथवा हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट आप वेट करेंगे और हम अथवा का हम लोग सॉल्व करेंगे। 11 नंबर का अथवा क्या कहता है कि दो त्रिभुजों की समरूपता की शर्त लिखना है। तो इस तरह से 11 का अथवा थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए, तो 11 का अथवा देख लीजिए। बेहतर तरीके से आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करें और कमेंट में ज़रूर बताते रहें कि आपको किस क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं, बोल सकते हैं आप। जो भी होगा हम उस तरह से मैनेज करेंगे और पढ़ाएंगे। तो 11 का अथवा देख लेते हैं। 11 नंबर का OR अथवा तो देख लीजिए, इसमें लिखा दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए 2 प्रतिबंध लिखिए। तो 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे आपके? ये 2 त्रिभुज समरूप होंगे, समरूपता की शर्त है यदि क्या होगा? नंबर 1, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। और नंबर 2 क्या होगा? और संगत भुजाएं समानुपातिक हों। यदि संगत कोण बराबर हो, असंगत भुजाएं समानुपातिक हों। समानुपातिक का मतलब क्या है कि भाग लगाएं, भुजाओं का भाग लगाएं तो एक ही आ जाए, मतलब अनुपात बराबर है, कहने का मतलब ये है। समानुपातिक हों, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपातिक हों, तो त्रिभुज दो ठो क्या होंगे? समरूप होंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों, आपके लिए उपयोगी हो, तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब अवश्य दें। और जो भी प्रॉब्लम्स जा रही हैं सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।